नमस्कार। हम लोग वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ये वक्रोक्ति सिद्धांत है क्या। वक्रोक्ति शब्द को ही अगर हम सबसे पहले लें तो वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है, वक्र और उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, बंकिम, बांका, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या कही गई बात, अर्थात वह उक्ति जिसमें वक्रत्व हो, टेढ़ापन हो, असामान्यता हो। उक्ति या विचित्र अर्थात जो प्रसिद्ध कथन से भिन्न हो या असामान्य हो, वही है वक्रोक्ति। ये कहा जाता है कि वक्रता में सौंदर्य विद्यमान होता है। जैसे कृष्ण की जो मुद्रा है उसे कहा जाता है बंकिम मुद्रा। आप लोगों ने कृष्ण की मूर्ति को देखा होगा तो देखा होगा कि वो थोड़ा पैर पर पैर चढ़ाकर टेढ़े होकर खड़े होते हैं और उस मुद्रा को बांकी मुद्रा कहा जाता है। एक प्रसिद्ध कविता है कि कुछ भी हो जीवन में बांकपन बना रहना चाहिए, थोड़ी तिरछी पहननी चाहिए टोपी। तो मतलब जो सौंदर्य है वो बंकिमता के द्वारा अभिव्यक्त होता है और जो सीधी उक्तियां हैं वो सीधी उक्तियां भी सौंदर्य नहीं पैदा करती हैं। जो सौंदर्य पैदा क्या करती हैं? वक्रता या टेढ़ी उक्तियां। टेढ़ा का अर्थ यहाँ पर है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो सीधे सीधे शब्दों में नहीं बल्कि प्रकारांतर से किसी और रूप में कहा जाए। ये जो वक्रोक्ति सिद्धांत है ये भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख प्रसिद्ध सिद्धांत रहा है। आचार्य कुंतक इसके प्रवर्तक रहे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ और उसका स्वरूप आचार्य कुंतक ने प्रस्तुत किया और आप लोग देखेंगे जैसा इससे पहले अलंकारवादियों ने सब कुछ अलंकारों में समाहित किया, रीतिवादी आचार्य ने सब कुछ रीति सिद्धांत में समाहित किया और ध्वनिवादी आचार्य ने ध्वनि में सब कुछ समाहित किया, तो कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित कहा, अर्थात काव्य की आत्मा कहा और समस्त गुणों को उस वक्रोक्ति में समाहित कर लिया। कुंतक से पहले भी वक्रोक्ति का जिक्र हमें मिलता है, बहुत सी जगह पर वक्रोक्ति मिलती है। बाणभट्ट कादंबरी में वक्रोक्ति की बात करते हैं। 11वीं शती में भोजराज जो है वो राघव पांड्यम में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं और कुंतक से पहले जो अलंकारवादी आचार्य थे खास तौर से रुद्रट, दंडी और रीतिवादी आचार्य वामन और ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, ये सब वक्रोक्ति का अलंकार के रूप में प्रयोग करते हैं। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को काव्य का मूल या आधारभूत तत्व माना, यानी कविता में काव्यत्व का समावेश वक्रोक्ति के द्वारा ही होता है। उनके अनुसार कवि के लिए प्रतिभा, काव्य के लिए अर्थरमणीयता और अभिव्यक्ति के लिए वक्रता अपेक्षित है। तीनों बातें करते हैं कि कवि की प्रतिभा किस रूप में दिखाई देती है? अर्थ की रमणीयता और अभिव्यक्ति के रूप में वक्रता यानी टेढ़ापन। आचार्य भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यः, यानी शब्द और अर्थ का सहित ही काव्य है। तो उसमें शब्द के साथ उसके अर्थ की वक्रता पर वो बल देते हैं। अभिव्यक्ति के लिए वो वक्रता को एक अनिवार्य तत्व मानते हैं और भामह ने वक्रोक्ति के अंतर्गत शब्दगत और अर्थगत दोनों तरह की वक्रता को लिया। उन्होंने केवल शब्द या अर्थ की ही वक्रता को
काव्य नहीं माना, बल्कि शब्द और अर्थ के सहित को, सहयोग को वक्र रूप से अभिव्यक्त करने को ही काव्य कहा। कुंतक के जो समकालीन आचार्य थे भोजराज, उन्होंने वक्रोक्ति का एक व्यापक अर्थ ग्रहण किया, जबकि मम्मट इसे एक अलंकार के रूप में यानी संकुचित अर्थ में ग्रहण करते हैं। वक्रोक्ति को वामन ने अर्थालंकार के रूप में रखा, अर्थालंकार की श्रेणी में रखा, और क्या कहा, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति अर्थात सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा जो है वही वक्रोक्ति अलंकार कहलाती है। रुद्रट आप सबको पता है कि अलंकारवादी आचार्य हैं। रुद्रट ने शब्दालंकार के रूप में वक्रोक्ति को लिया और इसके दो भेद माने, काकु वक्रोक्ति और सभंग वक्रोक्ति या श्लेष वक्रोक्ति। कुंतक ने जिस वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें उन्होंने क्या कहा कि काव्य की आत्मा वक्र उक्ति ही है, और वक्रोक्ति को एक बहुत व्यापक फलक प्रदान किया। काव्य में चमत्कार का एकमात्र उपकरण कवि व्यापार रूपी वक्रता है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो कव्यम तद्वित आह्लादकारिणी। आप देखेंगे कि भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, और वो यहाँ पर आकर कुंतक कहते हैं कि शब्दार्थ के सहित जो कवियों का वक्र कवि व्यापार है वही कविता है, और इसी रूप में वो वक्रता को या वक्रोक्ति को कविता की आत्मा मानते हैं। कुंतक जिस वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उसका स्वरूप क्या है, आप देखेंगे कि वक्रोक्ति जो है वो शास्त्रीय और लोक व्यवहार दोनों में प्रचलित है। उनका ये कहना है कि शब्दार्थ के प्रयोग से भिन्न और विलक्षण अभिव्यक्ति विधा वही क्या है, वक्रोक्ति है। दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है जिसका विशिष्टता में लक्षणा और व्यंजना जन्य विशेषताएं स्वतः समाहित हो जाती हैं। यानी वक्रोक्ति अभिधा मूला एक ऐसी उक्ति है जिसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों समाहित हो जाती हैं, और साथ ही वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक समस्त अलंकारों का मूल मानते हैं, और उनका ये कहना है कि वक्रोक्ति क्या है, कवि कल्पना प्रसूत एक अलंकृति है। सहृदय के हृदय में वो लोकोत्तर आह्लाद को जन्म देती है, यानी सहृदय को रस तक या लोकोत्तर आह्लाद तक पहुंचाने की सहायक वक्रोक्ति ही है, और काव्य वस्तु के स्वभाव की छटा की उत्थान करती है, उसे आगे बढ़ाती है। तो इस तरह से वक्रोक्ति को एक व्यापक रूप में लेते हुए आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का मूल माना। वक्रोक्ति के उन्होंने बहुत से भेद बताए, जिसमें पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता। ये वर्ण विन्यास वक्रता क्या है, वर्णों के द्वारा। वर्ण आप सब लोग जानते होंगे कि वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन, अ आ इ ई य क ख ग, ये वर्ण हैं। तो इन वर्णों पर आधारित वक्रता यानी इन वर्णों के सौंदर्य से जो वक्रता पैदा होती है उसे उन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत रखा। इसमें उन्होंने एक वर्ण पर आधारित वक्रता, उदाहरण अगर हम ले, मृदु मृदु मंद मंद मंथर मंथर, तिर रही खोल पालों के पर, लघु तरिणी हंसिनी सी सुंदर। तो यहाँ पर मृदु मृदु मंद मंद मंथर मंथर में म वर्ण की जो आवृत्ति है उसे उन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर रखा। इसका दूसरा भेद दो वर्णों की आवृत्ति से उत्पन्न होने वाली वर्णता, जैसे आप देखेंगे कि छिल छिल कर छाले फोड़े मलमल कर मृदुल चरण से, तो इसमें छ ल म ल की जो आवृत्ति है। फिर दो वर्णों से अधिक की आवृत्ति झूम झूम मृदुल गरज गरज घनघोर, और इसके अन्य भेद हैं जैसे स्पर्श वर्णों की आवृत्ति, सुकुमार वर्णों की आवृत्ति। यानी वर्णों के द्वारा जहाँ भी कहीं चमत्कार उत्पन्न होता है उसे
आचार्य कुंतक ने वर्ण विन्यास वक्रता के अंतर्गत रखा। फिर पद पूर्वार्ध वक्रता, यानी पद के पूर्व में यानी पद के पहले प्रकृति या प्रातिपदिक पर आधारित वक्रता। इसके अनेक भेद हैं। पहला रूढ़ि वैचित्र्य वक्रता, वह वक्रता जो पद के रूढ़ अर्थ के वैचित्र्य पर आधारित हो, यानी रूढ़ि या प्रसिद्ध अर्थ से किसी असंभव अर्थ के आक्षेप द्वारा प्राप्त वक्रता। जैसे मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मणि हूँ या कांच। यहाँ पर राम क्या है? दशरथ पुत्र नहीं है, बल्कि इसका अभीष्ट अर्थ क्या है? वे राम जो भक्त वत्सल हैं। दूसरी ओर हठना धरिए अति कठिन है, मोको तारिबे गोपाल। यहाँ पर गोपाल जो है, जो कृष्ण के अर्थ में है, गोपाल का अर्थ यह है कि इंद्रियों के जो स्वामी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पद के पूर्व पर यानी प्रकृति या प्रातिपदिक पर आधारित है ये वक्रता। इसी तरह से पर्याय वक्रता, जहाँ पर किसी शब्द का विशेष पर्याय या समानार्थक शब्द प्रसंग के अनुरूप अर्थ में उत्कर्ष का चमत्कार पैदा करता है। उसके अलावा अगर कोई और शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ स्त्री के लिए जो अबला शब्द जो प्रयोग किया गया है, अनेक पर्यायों में से वो एक विशेष अर्थ का बताता है। तो पर्याय वक्रता। उपचार वक्रता, जहाँ पर सर्वथा भिन्न स्वरूप वाले प्रस्तुत पद पर अप्रस्तुत के आरोप द्वारा प्राप्त वक्रता हो, जिसके सामान्य धर्म का प्रस्तुत के साथ आरोप मात्र ही हो। उदाहरण के लिए, पिया बिनु सांपिनी कारी रात, कबहुन जामिनी होत जुनैया, डसी उल्टी हुआ जात। अब यहाँ पर रात के ऊपर जो सांपिनी अर्थात सर्पणी का आरोप किया गया है और उसकी चांदनी को ये कहा गया है कि डस करके उल्टी हो जाना। जैसे सांपनी डस के उल्टी हो जाए और उसका सफ़ेद भाग नीचे से दिखाई देने लगे, ऐसे ही चांदनी को ये कहना कि रात के डसने के बाद उसका उल्टा हो जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रात और चांदनी का सांपिनी के साथ जिस तरह से वक्र अर्थ पैदा किया गया है वो उपचार वक्रता है। फिर विशेषण वक्रता, जहाँ पर विशेषणों के प्रयोग के कारण वक्रता हो, वो विशेषण वक्रता होती है। मूक स्तब्ध सज्जनता मेरी, कलकल विकल विजनता। यहाँ पर आप देखेंगे कि सज्जनता को मूक कहा गया है और विजनता को यानी अकेलेपन को शोर वाला बताया गया है। तो यहाँ पर विशेषणों का विशेष प्रयोग किया गया है। फिर संवृत्ति वक्रता, जहाँ सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा संवृत्ति यानी वस्तु गोपन से प्राप्त वक्रता मिले। जैसे वह कैसी थी, अब न बता पाऊंगा वह जैसी थी, अर्थात नायिका बहुत सुंदर थी। इसी तरह से जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, ये कौन जाग रहा है, अर्थात लक्ष्मण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वक्रता जो है वो गोपन करते हुए भी सामने पता चलता है कि किसके लिए ये बात कही जा रही है और उसका अर्थ क्या है। इसी तरह से प्रत्यय वक्रता, प्रत्यय वक्रता में जो सौंदर्य है इसका जो विधायक तत्व है वो बीच में आता है। जैसे प्रत्यय कहते हैं ना, ता इन ये सब जुड़ते हैं साथ में। जैसे विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवान, तो यहाँ पर विच्छुरित इत जो लगाया है वो वहनी, वो उस अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहा है। और कभी कभी पद के बीच में भी प्रत्यय आ जाता है, ओ मेरी रसवंती सुकुमार, तो रसवती होना चाहिए, रसवंती जो है वो और अधिक इसे सौंदर्य प्रदान कर रहा है। वंती, रसवती की जगह रसवंती कहना। ऐसे ही वृत्ति वक्रता, समास तद्वित कृत आदि से आई हुई वक्रता। यहाँ पर वृत्ति का जो अर्थ है वो कोमल या उपनागरिका वृत्ति नहीं है। वो जो तीन वृत्तियां बताई जाती हैं, परुषा वृत्ति, कोमला वृत्ति, उपनागरिका वृत्ति,
जबकि मूल धातु में लगाए जाने वाले तद्वित और कृदंत के प्रयोग से आई हुई वक्रता है। जैसे तुमने यह कुसुम विहग लिवास क्या अपने सुख से चुना, यहाँ कुसुम में कर्मधारय समास जो है उसका चमत्कार है, यानी कुसुम विहग में जो चमत्कार दिखाई दे रहा है वो कर्मधारय कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो जो को है उसका लोप जो है यहाँ पर चमत्कार पैदा कर रहा है। या फिर रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही, तो इसमें पिनाक यानी आपके धनुष में शरीकता, शरीक शब्द से तुलसीदास जी शरीकता शब्द बताते हैं, और शरीक से शरीकता होते ही वो जो एक वक्रता आ गई है पूरे कथन में, उसका चमत्कार यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक अन्य इसका भेद है लिंग वैचित्र्य वक्रता। लिंग वैचित्र्य वक्रता कहाँ होती है, जहाँ पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है या लिंग को बदल दिया जाता है। जैसे प्रथम रश्मिका न रंगिणी तूने कैसे पहचाना, तो रंगिणी जो है पक्षिणी, पक्षी को पक्षिणी जो कहा गया है वो एक अनोखा चमत्कार पैदा करता है। या फिर सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, तो मधुकर नहीं कहा बल्कि मधुप कुमारी कहा, भंवर से भंवरी कर दिया, तो इसका जो सौंदर्य है वो लिंग वैचित्र्य वक्रता के अंतर्गत आता है। ऐसे ही क्रिया वैचित्र्य वक्रता, क्रिया वैचित्र्य वक्रता जहाँ क्रिया या आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से विलक्षणता उत्पन्न होती है। आनंद ते छलकी पर आंखें, है ना, जैसे आंखों से छलक पड़ रही हैं, चेहरे से छलक पड़ रही हैं आंखें। या फिर कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर एक के बाद एक क्रिया नजर आती है कि नायिका नायक से भरे भवन में नेत्रों ही नेत्रों में कुछ कहता है, उसे देखकर नायिका मना करती है, उसकी मना करने की जिसे अदा पर नायक रीझ जाता है, उसके रीझने पर नायिका खींच जाती है, और फिर जब दोनों के नेत्र आप परस्पर मिलते हैं तो नायिका लज्जित हो जाती है। तो मिलत खिलत लजियात, है ना, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, ये भरे भवन में परिजन और पुरीजन से भरे हुए भवन में आंखों ही से बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एक के बाद एक जो क्रियाओं का जो चमत्कार है वो क्या है, क्रिया वैचित्र्य चमत्कार। इसका जो अन्य भेद है वो है पद परार्ध वक्रता, यानी पद के बाद के आधे हिस्से से उत्पन्न वक्रता। इसके 6 भेद हैं। पहला भेद काल वक्रता, वर्तमान भूत अथवा भविष्य काल के सूचक प्रत्यय के कारण वक्रता। जैसे देखी मैंने आज जरा क्या ऐसी ही हो जावेगी मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा। तो यहाँ पर आज या फिर मिलेगा मिट्टी में वह सुंदर रंग, तो इसके कारण जो वक्रता आई है वो काल वक्रता कहलाती है। दूसरा इसका भेद है कारक वक्रता। कारक तो आप सब लोग जानते होंगे, कर्ता ने, करण को, करण से। तो कारकों के द्वारा जो वक्रता उत्पन्न होती है कविता में, उसी का ही नाम दिया है गया है कारक वक्रता। जैसे इसमें देखेंगे कि झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशांत को रहा तीर, इसमें के कारक के द्वारा वक्रता आई है कि झिंगुर का जो स्वर है उसका प्रखर तीर, तीर के द्वारा नहीं बल्कि प्रखर तीर। फिर कोमल अंचल ने पहुंचा मेरी गीली आंखों पर, यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है, से का नहीं, इसी कारण वक्रता आई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि संख्यावाचक वक्रता, संख्यावाचक या वचनवाचक वक्रता, जहां पर कि संख्या या वचन के प्रयोग के द्वारा वक्रता जो है वो दिखाई देती है। जैसे हमी भेज देती हैं रण में शास्त्र धर्म के नाते, तो यहाँ पर हमी, हम नहीं, हमी का प्रयोग करती है यशोधरा कि क्षत्राणी का धर्म है कि वो क्षत्रिय धर्म के नाते खुद ही अपने पति को या अपने प्रिय को तैयार करके रण में भेज देती है। तो हम की जगह हमी शब्द का प्रयोग जो है एक विशेष तरह की वक्रता पैदा कर रहा है। ऐसे ही
ऐसी मुस्कान कि जैसे चांदनियाँ छिटकी। चांदनी की जगह चांदनियाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका चौथा भेद है पुरुष वक्रता। पुरुष वक्रता, इसके अंतर्गत जहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के परस्पर परावर्तन से चमत्कार उत्पन्न होता है। दुखी न हो इस जन के दुख से, यहाँ पर मेरे की जगह पर जो है वो अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण सौंदर्य आ गया है। इसी तरह से इसका एक अन्य भेद है उपग्रह वक्रता। उपग्रह धातु पद को कहते हैं। धातु पद दो तरह के होते हैं, एक आत्मनेपद कर्तृवाच्य और दूसरा परस्मनेपद अर्थात कर्मवाच्य। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक की जगह जब दूसरे तरह के उपग्रह का प्रयोग किया जाता है या धातु पद का प्रयोग किया जाता है तो ये सौंदर्य पैदा होता है। जैसे कामायनी की इस पंक्ति में आप देख सकते हैं कि कर्तृवाच्य जो है वो कर्मवाच्य में बदल रहा है। मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। तो मैं और स्वयं के द्वारा जो है यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इसका छठा भेद क्या है? प्रत्यय वक्रता। प्रत्यय वक्रता, जहाँ एक प्रत्यय में अन्य प्रत्यय लगाने से वक्रता पैदा होती है। जैसे पियसो कहूँ संदेशड़ा हे भंवरा हे काग। पियसो कहूँ संदेशड़ा, संदेश नहीं, संदेश को भी और कोमल कर दिया संदेशड़ा। या फिर पूरब दिशा में घिरी बदरिया, बदरी को भी बदरिया कर दिया तो और अधिक उसमें सौंदर्य आ गया, लघुवाचक होने से और अधिक कोमलता आ गई। इसका वाक्य वक्रता, जहाँ वाक्य या वक्रता जो उक्ति है उसी के प्रयोग कौशल के द्वारा वक्रता पैदा होती है, जिसका एक भेद है सहज वस्तु वक्रता अर्थात पदार्थ की स्वाभाविक शोभा का वर्णन जहाँ पर किया जाता है। आप सब सूरदास के अनेक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, बिल्कुल सीधे सीधे। या फिर भरा हुआ तालाब, खेलती है मछलियाँ, पानी की सतह पर पूंछ पटकती हुई, सहज वर्णन जहाँ होता है उसे भी उन्होंने वक्रता के अंतर्गत रखा। फिर अर्थालंकारों के प्रयोग से जो वक्रता पैदा होती है उसे भी लिया गया वाक्य वक्रता के अंतर्गत। जैसे आप देखेंगे, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अवराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब ये इसमें कहा गया कि पेड़ों के शिखरों पर कमलिनी की शोभा अर्थात वो रक्तिम आभा दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि सूर्य डूब रहा था। तो सूर्य के डूबने की बात कही गई और क्या कहा गया कि डूबते हुए सूर्य की लालिमा को इन्होंने कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा कहा। तो यहाँ पर हम वाक्य वक्रता का उदाहरण देख सकते हैं। वक्रोक्ति का एक अन्य भेद है प्रकरण वक्रता। ये पांचवा भेद है वक्रोक्ति का। इससे पहले हम भेदों के उपभेद कर रहे थे, चौथे के उपभेद कर रहे थे प्रकरण वक्रता, जहाँ प्रकरण के द्वारा प्राप्त वक्रता हो। और प्रकरण क्या माना जाता? प्रकरण क्या होता है कि प्रबंध काव्य का एक भाग, एक अंग, एक देश या एक कथा प्रसंग। इसके 8 प्रकार हैं। पहला है पात्र प्रवृत्ति वक्रता, जहाँ पात्रों द्वारा भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना की जाती है जिससे पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष हो। यशोधरा में राहुल के प्रसंग को हम इस रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर राहुल और यशोधरा के बीच माँ और पुत्र का संवाद होता है कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो बड़ा ये सरस प्रसंग है थोड़ा। और इसके द्वारा उन्होंने इस प्रकरण को यशोधरा में लिखकर उन्होंने एक विशेष तरह के सौंदर्य को उत्पन्न किया है। इसमें एक तरह की वक्रता होती है उत्पाद्य वक्रता, यानी कवि अपनी प्रतिभा से अविद्यमान की कल्पना करता है। किसी ऐतिहासिक कथा के किसी प्रकरण में वो ऐसी कल्पना करता है कि उसका परिवर्तन कर देता है। जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला जो हैं वो राम को राजीव नयन कहा जाता है, राजीव यानी कमल नयन के समान कहा जाता है। और उसके बीच में कथा प्रसंग आता है कि शक्ति की आराधना करते हुए शक्ति यह देखने के लिए कि ये कितने आराधक हैं, राम जो हैं
वो 108 कमलों को समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन वो एक कमल को वो चुरा ले जाती हैं। और जब 107 कमल अर्पित करने के बाद राम को यह लगता है कि उनकी आराधना अपूर्ण रह जाएगी, तो उन्हें याद आता है कि उन्हें राजीव नयन कहा जाता है, तो वो अपने नेत्र को ही अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो अविद्यमान की कल्पना की है निराला ने, वो उत्पाद्य वक्रता के अंतर्गत आती है। और दूसरी तरह की उत्पाद्य वक्रता के अंतर्गत जो वक्रता आती है वो है विद्यमान का संशोधन। जैसे रामायण का केकई प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है कि केकई दशरथ से 3 वरदान उस समय मांगती है जब मंथरा के उकसाने पर वो भरत के लिए राज्य चाहती हैं। लेकिन साकेत में मैथिली शरण गुप्त एक नई उद्भावना करते हैं कि केकई के मन में संदेह क्यों पैदा होता है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए होते हैं और पीछे से राज्याभिषेक का पूरा की योजना बना ली जाती है। तो केकई को लगता है कि किसी भी घर के शुभ कार्य में घर के लोगों का तो सम्मिलित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर ये पंक्ति आती है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक ना उन्हें जुगे, कि क्या भरत पर ये संदेह किया गया कि उन्हें घर बुलाया भी नहीं गया इस कार्य के लिए, इसीलिए वो केकई जो है मंथरा के उकसावे में आ जाती है। इसके अलावा ये जो प्रकरण वक्रता का अन्य भेद है, प्रमुख कथा और प्रासंगिक कथाओं में उपकार्य उपकारक भाव, जैसे उत्तर रामचरितम में राम के जंभरिकास्त्रों का प्रयोग 5वें अंग में उन्हीं का प्रयोग लव करते हैं। तो इस तरह की योजना की जाती है कि एक प्रकरण में या एक अंक में आई हुई कथा का मूल अगले अंक में किसी तरह से ले लिया जाता है। आवृत्ति वक्रता, एक प्रकरण का अत्यंत मनोहारी वर्णन जहाँ पर किया जाता है, जैसे रघुवंश में दशरथ का शिकार खेलने का वर्णन या कामायनी में लज्जा का वर्णन। फिर प्रकरण रस वक्रता, जहाँ पर रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्णन किया जाता है। महाकाव्यों में अक्सर इस तरह के वर्णन आते रहते हैं, षड्ऋतु वर्णन, किरातार्जुनीयम में चंद्रोदय का प्रसंग इत्यादि। फिर अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंगों के द्वारा वक्रता, मुद्रा राक्षस में चाणक्य द्वारा नियुक्त पुरुष आत्महत्या करता है और उसी के द्वारा चाणक्य जो है वो राक्षस को गिरफ्तार करता है। तो वो जो पूरा प्रसंग है वो बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके अलावा गर्भांक भेद और विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति भी जो है प्रकरण वक्रता के अंतर्गत आती है, जहाँ पर नाटक में किसी अंक के अंतर्गत लघु अंक की कल्पना की जाती है। उसमें से एक कुशल नट सामाजिक का रूप धारण करता है, जैसे राजशेखर के बाल रामायण नाटक के 3रे अंक में सीता स्वयंवर का जो है वो संयोजन किया गया है। फिर विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति, इसमें आप देखेंगे कि लगभग सभी जो महाकाव्य हैं या जो बड़े प्रबंध काव्य रचे गए हैं उसमें मुख प्रतिमुख आदि संधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति की गई है। संस्कृत और हिंदी के सभी प्रबंध काव्य जैसे रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम वगैरह इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर अंतिम 6ठे प्रकार की जो वक्रता कही गई वो कही गई प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता कौन सी होती है? जहाँ पर महाकवि नाटक आदि से संबंध कौशल दिखाता है या नाटक आदि की रचते हुए या महाकाव्यों को रचते हुए प्रबंध कौशल दिखाता है। ये कई तरह की है। पहली है मूल रस परिवर्तन। मूल रस परिवर्तन में कवि, महाकाव्यकार या प्रबंधकार इस तरह की योजना करता है कि कथ्य के जो मूल रस है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे माइकल मधुसूदन दत्त मेघनाथ वध में मेघनाथ को करुणा का पात्र बना देते हैं, या फिर साकेत के 9वें सर्ग में एक श्रृंगार रस का उद्बोधन होने लगता है। फिर प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति, जहाँ पर कवि कथा को बहुत अधिक आगे नहीं ले जाता, वो पहले कभी घोषणा करता है कि कथा यहाँ तक जाएगी, लेकिन जहाँ पर कथा का उत्कर्ष होता है वहीं पर ही कथा को समाप्त कर देता है। फिर कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि,
और नायक को अनेक फलों की प्राप्ति वो दिखा देता है, या फिर एक अन्य वक्रता का उन्होंने, कुंतक ने जो है एक अन्य प्रकार की वक्रता मानी, यानी प्रधान कथा का द्योतक नाम। जो कथा का जो नाम दिया जाए उसको भी उन्होंने वक्रता के अंतर्गत रखा, जैसे साकेत या कामायनी या अभिज्ञान शाकुंतलम, जो पूरी कथा ही शकुंतला को पुनः अभिज्ञान या पहचानने पर आधारित है, या फिर मेघदूत। फिर इसका अंतिम भेद है एक विषय से संबद्ध विलक्षण प्रबंधत्व। इसके अंतर्गत लगभग सभी महाकाव्य समाहित हो जाते हैं। तो कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत शब्दालंकार, अर्थालंकार, वाक्य प्रकरण और इसके बाद कथा, उपकथा, प्रबंध काव्य, इन सभी को समाहित कर लिया। धन्यवाद।